नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, तेजस्वी यादव कल बिहार अधिकार यात्रा पर निकल पड़े। बिहार के अधिकार की बात कर रहे हैं। बिहार के अधिकार मतलब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे हैं। याद दिला रहे हैं नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार किस प्रकार से जब एनडीए के अलावा छोड़कर महागठबंधन में रहा करते थे तो किस प्रकार से बिहार के अधिकार की बात करते थे, बिहार को विशेष अधिकार देने की बात करते थे। बिहार में सिंचाई, पढ़ाई, कमाई और दवाई की बात अब तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से किया है। तो सवाल ये उठता है कि विगत दिनों पिछले ही महीने में जब 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा पे वो राहुल गांधी के साथ थे, तो आज ये बिहार अधिकार यात्रा और वोटर अधिकार यात्रा में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक तरह से बैकफुट पे भेजा था तेजस्वी यादव को वोटर अधिकार यात्रा में के दौरान, तो तेजस्वी यादव का यह शंखनाद है। यह शंखनाद है कि बिहार का मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। जिस प्रकार से इस बिहार अधिकार यात्रा के द्वारा आरजेडी व्यू रचना करने का प्रयास कर रही है, तो इसको समझने की आवश्यकता है कि तेजस्वी यादव ने ठीक 15 दिन के बाद जब 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा की समाप्ति हुई, वस्तुतः वो कार्यक्रम तो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था, उसमें सहभागिता आरजेडी की भी थी, उसमें सहभागिता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी मतलब सीपीआईएमएल की भी थी, मुकेश सहनी भी साथ थे। लेकिन इस यात्रा में तेजस्वी यादव अकेले हैं। तो सवाल यह उठ रहा है कि तेजस्वी यादव के अकेले यात्रा पर निकलने का संदेश क्या है, संकेत क्या है? तो सीधा हम इसको जोड़कर देखिए वोटर अधिकार यात्रा से। वोटर अधिकार यात्रा में क्या क्या हुआ? सब कुछ हुआ वोटर अधिकार यात्रा में, लेकिन एक बात नहीं हुआ। क्या? एक बात वह था कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी की घोषणा। जबकि मैंने पहले कई बार कहा है कि तेजस्वी यादव को यह एहसास है कि तेजस्वी यादव को अगर चुनाव के पूर्व अगर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी की घोषणा नहीं हुई तो तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि तेजस्वी यादव अपने वोट बैंक को एकजुट रखने में तेजस्वी यादव को परेशानी आने वाली है। तेजस्वी यादव के बारे में यदि थोड़ा सा भी संशय रह गया कि नहीं तेजस्वी यादव के अलावे भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर इतिहास गवाह है विगत 2 चुनावों का कि तेजस्वी यादव के जो कोर वोटर हैं, जो प्राइमरी वोटर हैं तेजस्वी यादव के, वो वोटर भी छिटक सकते हैं। और इसका संकेत विगत के कई चुनावों में मिल चुका है। विशेष रूप से अगर हम बात करें 2014 के बाद से जितने भी बिहार में चुनाव हुए, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, कहीं ना कहीं जो माई समीकरण तेजस्वी यादव का जो कोर वोट बैंक रहा है, इसके अंदर बिखरा हुआ है। तो इस यात्रा के माध्यम से जब तेजस्वी यादव सबसे पहला संकेत ये देना चाहते हैं कि मैं ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, और इसकी स्पष्ट घोषणा कल तेजस्वी यादव ने जहानाबाद में किया। जहानाबाद में वहां लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि मेरे अलावे और कौन है महागठबंधन में। इससे पहले भी विगत सप्ताह आपने देखा होगा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम जो पटना में आयोजित था, उसमें जब पत्रकारों ने पूछा तेजस्वी यादव से कि अब तक आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारी की घोषणा क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर मुहर लगाती है, क्यों राहुल गांधी अब तक जो है इस बात को दबा कर बैठे हैं कि तेजस्वी यादव के अलावे भी और कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, ये संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने उल्टा पत्रकारों से ही पूछा कि बताइए महागठबंधन में हम मुझसे लोकप्रिय चेहरा कौन है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति में तेजस्वी यादव से अधिक लोकप्रिय चेहरा महागठबंधन के पास नहीं है। लेकिन यह बात भी सत्य है, इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में जितने लोग हैं उससे ज्यादा तेजस्वी यादव के विपक्ष में लोग हैं। और यही विगत 2-3 चुनावों का इतिहास अगर पलट कर देखा जाए तो यही बातें निकल कर आती है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखने वाले लोगों की जो संख्या है उसके 2 गुना संख्या ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। और यही डर कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि ऐसे लोग
छूट जाए महागठबंधन को वोट देने से, महागठबंधन के पाले में आने से, जो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को तो नहीं चाहते, बीजेपी की भी सरकार नहीं चाहते, लेकिन वो तेजस्वी यादव को भी नहीं चाहते। तो ये कांग्रेस की दुविधा है। कांग्रेस चाहती है बिहार में अपने पैरों पे खड़ा होना, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब तक तेजस्वी यादव के नाम पर, मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी के नाम पर कंफ्यूजन बना के रखना चाहती है। एक तरफ आप देखेंगे इशारों में कई बार कांग्रेस पार्टी ने दबी जुबान से, कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं की बात मैं कर रहा हूं कि द्विअर्थी बातें करते हैं। कई बार कई नेता ये स्पष्ट कहते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसका घोषणा हम लोग नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन घोषणा नहीं करेंगे। उसके पीछे मैंने बताया कांग्रेस का क्या मानना है। कांग्रेस का मानना वही है कि तेजस्वी यादव के नाम पर कई बार कई अलग अलग जगहों पे देखा गया है कि ध्रुवीकरण आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ होता है। जहां मुसलमान उम्मीदवार होते हैं वहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है, और जहां यादव उम्मीदवार होते हैं तो गैर यादव, सवर्ण तो पहले ही से आरजेडी के खिलाफ है, तेजस्वी यादव के खिलाफ है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, महादलित, दलित, पासवान जाति तो वैसे भी चिराग पासवान के साथ है, ठीक है। तो जो माइनस पासवान दलित जातियां हैं वो भी यादवों के खिलाफ हो जाती है। क्योंकि जो दौर जो लोगों को याद है 90 से लेकर 2005 का, 2005 आते आते परिस्थिति यही बन गई थी कि माई के खिलाफ पूरे बिहार में एकजुटता हो गई थी। और वही कारण था कि 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो चुनाव का परिणाम था कि 3/4 सीटें उस चुनाव में एनडीए जीतने में कामयाब हुई थी। आरजेडी का इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन हुआ था, मात्र 22 एमएलए चुनाव जीत पाए थे। कई लोकसभा चुनाव वैसे हुए जब आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, कांग्रेस तो किसी प्रकार से एक सीट जीत गई थी, लेकिन आरजेडी के एक भी उम्मीदवार को चुनाव में जीत नसीब नहीं हुई। कारण क्या था? कारण यही था कि आरजेडी के खिलाफ ध्रुवीकरण, आरजेडी के जहां जो उम्मीदवार मिलते थे उसके खिलाफ ध्रुवीकरण होता था, मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण होता था, मुस्लिम उम्मीदवार के खिलाफ, यादव उम्मीदवार के खिलाफ ध्रुवीकरण होता था। ऐसे कई लोकसभा क्षेत्र जहां यादव जाति की बहुलता है। कहा जाता है मधेपुरा के बारे में कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, वहां यादव तो जीतते थे, गोप ही जीतते थे, लेकिन आरजेडी के यादव नहीं जीतते थे। विधानसभा चुनाव में दानापुर विधानसभा सीट यादव बहुल विधानसभा सीट माना जाता है, लेकिन वहां यादव उम्मीदवार ही जीतते थे, लेकिन आरजेडी के यादव नहीं जीत पाते थे। तो ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, इसका एहसास कांग्रेस पार्टी को है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपनी तरह से, अपनी ओर से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करना चाहती है। लेकिन दुविधा यह है, तेजस्वी यादव की दुविधा यह है कि तेजस्वी यादव यदि अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार साबित नहीं कर पाते, तो दिक्कत यही है कि तेजस्वी यादव के अपने जो कोर वोटर हैं, यादव जाति के वोटर हैं, इसमें और बिखराव होने की संभावना है। तेजस्वी यादव की वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी ताकत मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि सबसे बड़ी ताकत है कि तेजस्वी यादव के साथ सीपीआई-एमएल का गठबंधन है। आप परिणाम निकाल कर देखिए, चाहे 2020 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, सबसे ज्यादा उन्हीं क्षेत्रों में आरजेडी को या महागठबंधन को लाभ मिला जहां पर कि सीपीआई-एमएल का प्रभाव क्षेत्र है। चाहे वो पटना प्रमंडल हो, चाहे वो मगध प्रमंडल हो, चाहे वो थोड़ा बहुत सारण प्रमंडल हो। सारण प्रमंडल में भी पता है आपको कि सिवान और सिवान से सटे हुए जो विधानसभा सीटें हैं, वहां पर महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा। उसका कारण है कि सिवान की राजनीति में जो दो ध्रुव बनता था, एक शहाबुद्दीन का, दूसरा शहाबुद्दीन के खिलाफ, वो ध्रुव बनता था माले का। सिवान ही वो जगह है जहां पर कि चंद्रशेखर कुशवाहा जो एआईएसएफ के जेएनयू में छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में जीते थे, उनकी हत्या हो गई थी। उनकी हत्या का आरोप किस पर लगा था? सैयद शहाबुद्दीन पर लगा था। तो शहाबुद्दीन विरोधी जो राजनीति सिवान की रही, उसमें सबसे कड़ा प्रतिरोध सबसे पहले अगर किसी ने किया तो वो सीपीआई-एमएल ने किया।
तो जितने भी विधानसभा क्षेत्रों में 2020 के विधानसभा चुनाव में या 2024 के लोकसभा चुनाव में जितने भी सकारात्मक परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आए, उसमें कई फैक्टर्स रहे, इस बात में कोई दो मत नहीं है। कांग्रेस का भी जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल के इलाके में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ा, आरजेडी का प्रभाव गिरा, मुसलमानों के बीच कांग्रेस पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी आरजेडी की तुलना में ज्यादा बढ़ी, तेजस्वी की एक्सेप्टेबिलिटी घटी, यहां तक कि तेजस्वी यादव से ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी पप्पू यादव की बनी। लेकिन जो शाहाबाद का इलाका है, जो मगध का इलाका है, इसमें महागठबंधन को जितना भी सफलता मिलता है उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सीपीआई-एमएल को। तो इस कारण से कांग्रेस और सब लोग तो तैयार हैं, तेजस्वी यादव के सीएम पद की उम्मीदवारी पर किसी को और दिक्कत नहीं है, ना मुकेश सहनी को दिक्कत है, ना सीपीआई-एमएल को दिक्कत है। सीपीआई, सीपीएम, पशुपति कुमार पारस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनकी तो चर्चा ही बेकार है, क्योंकि इनको तो जो भी सीट मिलना है वो आरजेडी के बल पे मिलना है, तेजस्वी यादव के बल पे मिलना है। लेकिन कांग्रेस की दुविधा, और उसी दुविधा के खिलाफ तेजस्वी यादव का यह हुंकार है। यह बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव केवल इसलिए कर रहे हैं जिससे कि तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में बिहार के जनता के दिलों में स्थापित कर सके। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका रोड मैप भी अगर आप देखें, मैंने कहा है एक वीडियो में, इसका अगर आप रोड मैप भी देख लीजिए, आप जहां जहां से यात्राएं गुजर रही है, तेजस्वी यादव अब अपनी पिच पे बैटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि जब तक तेजस्वी यादव अपने पिच पे बैटिंग नहीं करेंगे तब तक तेजस्वी यादव की पार्टी का चुनाव में प्रदर्शन वो उतना बेहतर नहीं रहेगा। एक और शंका तेजस्वी यादव के मन में है, जिस कारण से ये वोटर अधिकार यात्रा के पैरेलल बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। क्या है वो ये है कि जिस समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी वोटर अधिकार यात्रा कर रही थी, वो पिच, उस पिच पे तेजस्वी यादव विगत दिनों कमजोर हुए हैं। वो पिच कौन सा है? तो वो पिच है दलित, मुसलमान और सवर्ण का। तेजस्वी यादव का पिच क्या है? तेजस्वी यादव का पिच है सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने का। आप याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर में से कौन सा खेल शुरुआत हुई थी? मुंगेर में ललन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं, ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो को उम्मीदवार, अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार बनाकर जो मैसेज दिया गया, वो मैसेज क्या था? वो मैसेज सीधा सीधा था कि सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण आरजेडी कराना चाहती थी, और इसका लाभ भी मिला था आरजेडी को। तो आरजेडी इसीलिए इस चुनाव को अपने पीछ पे ले जाना चाहती है, वहां जहां पर कि आरजेडी सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करती है हर चुनाव में, वैसे ही तेजस्वी यादव सवर्णों के खिलाफ ध्रुवीकरण कराने का प्रयास करते हैं हर चुनाव के दौरान, और यही आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत है। तो इस बिहार अधिकार यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव भी लगातार इसी का प्रयास कर रहे हैं। कहां से शुरुआत हुई? जहानाबाद से। जहानाबाद किस संघर्ष का परिचायक है? न केवल वर्ग संघर्ष बल्कि जाति संघर्ष का भी परिचायक है। उसके बाद यात्रा किन रास्तों से गुजर रही है? जहानाबाद से नालंदा, नालंदा से फिर बेगूसराय, खगड़िया होते हुए ये यात्रा कहां जा रही है? सुपौल, मधेपुरा जा रही है। सुपौल मधेपुरा भी इसलिए जा रही है, क्यों जा रही है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा? इसलिए कि तेजस्वी यादव को सहरसा, सुपौल, मधेपुरा में चुनौती किससे मिल रही है? पप्पू यादव से मिल रही है। तो फिर वहां भी तेजस्वी यादव के लिए चुनौती क्या है? चुनौती है कि अपने जो कोर वोटर हैं, उनकी स्वजातीय मतदाता हैं, उनको पप्पू यादव के खेमा में जाने से रोकना। देख लीजिए आप परिणाम निकालकर, पूर्णिया लोकसभा सीट पर क्या हुआ। वहां पर यादवों ने भी क्या तेजस्वी यादव की बात मानी? नहीं मानी। साथ साथ यादवों के साथ पूर्णिया लोकसभा सीट एकमात्र लोकसभा सीट थी बिहार की जहां पर कि यादव और मुसलमान एक साथ मिलकर एक उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट हुए।
एकमात्र पूर्णिया लोकसभा सीट थी, इसके अलावा कहीं भी बिहार में नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए ना, हिना साहब सिवान लड़ रही थी, निर्दलीय लड़ रही थी, उनके खिलाफ कौन था? आरजेडी का उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी, यादव जाति के उम्मीदवार। आरजेडी का मुसलमान उम्मीदवार अली अशरफ फातमी, मधुबनी में लोकसभा सीट पर, वहां कौन था उनके खिलाफ उम्मीदवार? अशोक यादव। अररिया में आरजेडी का मुसलमान उम्मीदवार, खिलाफ में कौन था? प्रदीप सिंह, अति पिछड़ा। लेकिन जितने यादव समाज के लोग थे सबने प्रदीप सिंह के पक्ष में वोट डाला, आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को वोट नहीं डाला। विधानसभा उपचुनाव में आइए, विधानसभा उपचुनाव में बेलागंज विधानसभा उपचुनाव हुआ, जो कि सुरेंद्र यादव जहानाबाद के जो सांसद हैं उनके इस्तीफा देने के बाद वहां उपचुनाव हुआ। सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह वहां उम्मीदवार थे, वहां उनका प्रचार करने के लिए ओसामा साहबुद्दीन के पुत्र मौजूद थे। वहां उनकी हुटिंग हुई। किसने की हुटिंग? मुस्लिम समाज के लोगों ने हुटिंग किया। गोपालगंज में विधानसभा चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां बीजेपी के विधायक के निधन के बाद उनकी पत्नी बीजेपी से उम्मीदवार थी। 1794 वोट से मात्र वो चुनाव जीती आरजेडी के उम्मीदवार से। क्यों हारा वहां आरजेडी का उम्मीदवार? इसलिए कि एआईएमआईएम ने वहां एक अब्दुल सलाम मुसलमान उम्मीदवार को खड़ा किया, जिसे 12,000 वोट मिला। तो आप कल्पना कर लीजिए कि यदि तेजस्वी यादव के उम्मीदवारी की घोषणा नहीं हुई तो आरजेडी का प्रदर्शन क्या होगा, कहां जाकर टिकेगा? और कांग्रेस भविष्य की राजनीति के लिए चाहती है कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी नहीं आरजेडी से बेहतर तो आरजेडी से कमजोर नहीं हो। चूंकि पिछली बार कांग्रेस पर ही आरोप लगा कि कांग्रेस को 70 सीटें दी गई लेकिन मात्र 19 जीत पाई, सबसे खराब स्ट्राइक रेट था, इसीलिए तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कांग्रेस पार्टी पर यह कलंक लगाने का प्रयास हुआ, जबकि सच्चाई क्या थी? सच्चाई यह थी कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी सीटें 70 में डाल दी गई, 40 सीटें लगभग, जो सीटें विगत 2010 से एक बार भी आरजेडी या महागठबंधन का कोई भी दल चुनाव नहीं जीत सका। कई सीटें तो ऐसी है जहां 7-7, 8-8 बार से लगातार जो है एनडीए बीजेपी चुनाव जीतती आ रही है। उन सीटों को कांग्रेस के मत्थे मर दिया गया। आप अनुमान लगाइए, गया विधानसभा सीट जहां 90 से कभी भी बीजेपी नहीं हारी है, प्रेम कुमार, उनके खिलाफ कांग्रेस को सीट दिया गया। नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस को उम्मीदवार दिया गया, सीट दे दी गई। मतलब जो सीट आरजेडी नहीं लड़ना चाहती थी वही सीटें कांग्रेस के पल्ले मत्थे मर दी गई। तो इस राजनीति की काट कांग्रेस पार्टी ढूंढ रही थी, अब उसकी काट तेजस्वी यादव ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव का ये यात्रा मुख्यमंत्री बनाओ अधिकार यात्रा है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? सहमति असहमति दोनों आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपना व्यक्त कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।